तो फ्रेंड स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है मैं डील कर रहा हूँ क्या यूपी ट्रिपल एससी के जो ऑल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जी की पीईटी का पेपर जिसने दे दिया है। अब उसके बाद जो मेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें सबसे पहला एग्ज़ाम जो है जूनियर असिस्टेंट 3284 और उसके बाद जो है 4612 जूनियर इंजीनियर का और भी एग्ज़ाम है जो भी हो, ठीक है। जैसे स्टोनो हो गया, बीपीओ हो गया, उसके बाद ड्राफ्टमैन हो गया, लेखपाल हो गया, कुछ भी हो गया। उसके लिए भी यूपी जीके की थ्योरी बैच यूट्यूब पे फ्री करा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना होगा, थ्योरीज आपको यहाँ पे देखना होगा। अगर मन करे हाथ से नोट बनाइए, अगर नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो यूनिवर्सल जो नोट्स है उसका आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि आपको 63074811 पर मैसेज करना होगा। पहले 500 बच्चों के लिए मात्र वो 149 की है, उसके बाद वो कीमत 179 की होने वाली है। क्या क्या चीज़ें उसमें हैं वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो एक क्लास दूसरा नंबर है जो कि उत्तर प्रदेश का परिचय पे होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश का परिचय खत्म हो जाएगा, कल से हम उत्तर प्रदेश की मैपिंग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ठीक है, ये है क्लास नंबर 2 और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करने का काम करिए, क्योंकि यूट्यूब पे थ्योरी पढ़ाना अपने आप में ही एक अलग टास्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा और चैनल को सपोर्ट भी करेंगे आप लोग, ठीक है। ये देखिए क्लास नंबर 1 हो चुका भैया, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का परिचय का पार्ट 1 लिया था। देख लीजिए नोट्स कैसे रहेगा। नोट्स में आपको पहला पेज मिल जाएगा यूपी समान ज्ञान परिचय का, फिर उसके बाद आपको 2025 से जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, वर्तमान में लेखपाल आने वाली है 8500, लोअर पीसीएस 1900, जे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है 693 प्लस, एएसओ की 1400, वीडियो की वो भी 2500 प्लस आएगी, सचिवालय की 193 आने वाली है, लेखा परीक्षक की 550, फिर अबकारी सिपाही की 400, जूनियर असिस्टेंट की 3000 प्लस, स्टोनोग्राफर भर्ती जो 900 है, एजीटीए की 2200 प्लस, जूनियर इंजीनियर सिविलिंग के लिए देखा जाए तो 2000 और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए 650। अब प्रयोगशाला सहायक के लिए 400, लाइब्रेरियन के लिए उसमें अधियाचना प्राप्त हो चुका है। मेडिकल डिपार्टमेंट में 2000 और एलोपैथिक फार्मासिस्ट में 900 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। नोट्स देखिए भैया, प्राप्त करने के लिए आपको इस पर मैसेज करना होगा और किस विषय से हाल ही में क्या पूछा जा रहा है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्टैटिक जीके से 10 से 11 क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपी का जो करंट अफेयर है और निजी नीतियाँ हैं जो उससे 5 से 6 क्वेश्चन, यूपी के भूगोल से 2 क्वेश्चन, यूपी इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। पेपर का स्तर कैसा आ रहा है भैया, इजी आ रहा है 5 से 7 नंबर, मॉडरेट आ रहा है 8 से 9 नंबर और टफ जो आ रहा है 6 से 8 नंबर। ये अभी परिचय है तो 2-3 दिन बताऊंगा, उसके बाद ये सब नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये यूनिवर्सल नोट में क्या क्या खासियत है, यूनिवर्सल नोट में देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तब। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, यूनिवर्सल नोट फॉर यूपी जीके। यूपी जीके जो है 20 नंबर का आने वाला, कोई भी मेंस का एग्जाम रहे यूपी का, फॉर ऑल एग्जामिनेशन कवर किया गया है। जैसे लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, स्टोनो हो गया, एजीटी हो गया, ऑल यूपी ट्रिपल एससी हो गया। करे 20 नंबर पक्का यूपी जीके में सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट के साथ। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में नोट पूरी तरीके से मेरे द्वारा डिजाइन किया गया। क्या क्या है, उत्तर प्रदेश का परिचय है, उत्तर प्रदेश की मैपिंग है, जनपद विशेष भी देखेंगे, फिर यूपी का भूगोल है, यूपी का इतिहास है, यूपी की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की योजनाएं और नीतियां हैं, करंट अफेयर है 24-25 की, और भैया क्या है इसमें उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके होने वाला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 15, 12, 24 से लेकर 29, 6, 25 तक जितने भी 16 पेपर होंगे हैं सभी क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्म में देने वाला हूँ मैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश के लेखक है वो कभी मिल जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो मिलता रहेगा। और नोट्स लेने के लिए 6307481156 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में जो पेपर हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इन सब चीज़ों को भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे मैंने बताया हूँ कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की नीतियाँ हो गया, तो आप देखे होंगे मैं अपने नोट्स में सारी चीज़ें इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नीतियाँ हो गई, योजनाएं हो गई, आर्थिक रिपोर्ट हो गया, जीआई टैग हो गया, उत्तर प्रदेश के संस्थान हो गए, फिर उसके बाद ये सब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली है, ठीक है। आज हम बात कर लेंगे पहले
कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ क्या क्या बात किया था। राज की पक्षी के बारे में बात किया था, कौन थी स्वीकृति इसको कब मिली, 1938 में मिली। इसमें क्या क्या होती हैं, 2 मछलियाँ होती हैं जो अवध में शासकों का प्रयोग कर प्रतीक होती हैं। तीर धनुष होता है जो भगवान श्री राम का प्रतीक है। तरंगे होती हैं जो कि गंगा यमुना सरस्वती के मिलन की भाषा है। राष्ट्रीय राजभाषा की बात करें, आर्टिकल 345 के तहत आती है। कोई भी प्रदेश अपना राजभाषा चुन सकता है और हिंदी अपना जो है यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत लिया गया। और जो दूसरा सहायक भाषा है यूपी का उर्दू है, 1899 में उसको लिया गया। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु के बारे में बात किया। बारहसिंगा होता है, कहाँ पर मिलता है, तराई क्षेत्रों में मिलता है, जैसे कि किशनपुर वन्यजीव विहार या राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी के साइड में मिल जाएगा। बारहसिंगा होता है। रूरवर्स डायवर्सिटी इसका वैज्ञानिक नाम है। दलदली मिर्ग होता है। स्वामिडिगर होता है। दलदल का हिरण होता है। उसके बाद राज की पुष्प की बात करते हैं तो इसको स्वीकृति कब मिली थी, 2011 में मिली थी। टाक बोलते हैं, प्लास बोलते हैं, टेसू बोलते हैं, जागल की आग बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, यूरिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। और पेट में जो कीड़े होते हैं इसको मारने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर हमने उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में देखा जो कि अशोक होता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी के बारे में देखा जो कि सारस होती है, क्रेन होती है, इसको ग्रास इंडिगो भी बोलते हैं। सरोवर के पास अधिक प्राकृतिक आवास में रहती है और अधिक ऊंचाई तक होने वाली पक्षी के रूप में जानी जाती है। 2014 से इसको लिया गया। ठीक है। राज की खेल की बात करता हूँ तो हॉकी है और हॉकी में अब तक 13 मेडल जुड़ चुके हैं। 8 इसमें गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। 6 बार लगातार 1928 से लेकर 1956 तक इसको जीत चुके हैं। और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के भी। और यूपी का एकमात्र जो खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मेरठ में है, जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम से है। और इन्हीं के दिन पे एक जिला एक खेल का योजना भी शुरू किया गया। और यूपी ने क्या किया, कबड्डी को अपने तरफ से स्पॉन्सर किया। और राज की मछली की बात करूँ तो चीतल है या चितला, इसको मोज बोलते हैं। राष्ट्रीय जीव की बात करें तो भैया जो गंगा की डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जीव बोलते हैं। और इसका पहला संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया, पटना में बनाया गया। इसका जो पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो कहाँ पर बनाया गया, भागलपुर में बनाया गया, जो कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये था भैया पहले लेक्चर की कहानी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि 2 मिनट में सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर दी गई हैं। अब आता हूँ दूसरे नंबर लेक्चर के बारे में। बात करेंगे यूपी में कैसे क्या गठन हुआ, यूपी का गठन कैसे हुआ। ठीक है ना। तो यूपी के गठन को ध्यान से समझेंगे। ब्रिटिश राज के प्रारंभिक वर्ष में यूपी का कैसे गठन हुआ, एक तो अवध में हुआ और दूसरा आगरा प्रेसिडेंसी में हुआ। ठीक है। पहले हम अवध वाले को ध्यान से समझते हैं, फिर उसके बाद ये अवध में क्या होता था, सहायक संधि के अधीन पर नवाबों की हुकूमत करती थी। ठीक है। जो सहायक संधि हुई थी उसके अधीन नवाब क्या करते थे, अपनी हुकूमत करते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1856 में डलहौजी के समय कुप्रशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। ठीक है। अब कुप्रशासन की रिपोर्ट किसने तैयार की थी, जो कही थी भैया जेम्स ऑड्रस ने। ठीक है ना। और यहीं पे आगरा प्रेसिडेंसी की बात करता हूँ तो प्रावधान कब लाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट से लाया गया। गठन कब हुआ, 1834 में हुआ। इससे ये पहले क्या था, आगरा प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा था। ठीक है ना। ये बंगाल जो क्षेत्र था उसका हिस्सा था आगरा प्रेसिडेंसी। फिर उसमें क्या हुआ, उत्तर पश्चिमी प्रांत कब हुआ, जब 1836 में इसका मुख्यालय कहाँ पर था, आगरा में था। फिर उत्तर प्रदेश प्रांत आगरा एवं अवध कब बना, 1877 में बना। और फिर आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कब बना, 1902 में बना। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और जो संयुक्त प्रांत है 1 अप्रैल 1937 को बना। और जो यूपी बना एक कब भैया वर्तमान स्थिति में आया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और जो 1856 में डलहौजी के समय कुप्रशासन के आरोप में ब्रिटिश समय में विलय हुआ था। और उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 मुख्यालय जहाँ आगरा था, ये दोनों सब क्या मिलके बन गए, उत्तर प्रदेश प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है ना। जो अवध वाला क्षेत्र था और आगरा प्रेसिडेंटी जो है 1877 में क्या बन गया, उत्तर प्रदेश प्रांत आगरा एवं अवध बन गया। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब यूपी का पुनर्गठन की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यूपी अपने वर्तमान समय में जैसा दिखता है वैसा कब आया, 9 नवंबर 2000 को आया, जहां पर यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, जहां पर उत्तराखंड यूपी के 13 जिले चले गए। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। और इसी के समय पर क्या शुरू किया गया, 1 जिला 1 उत्पाद योजना भी शुरू किया गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है। पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। यूपी अपने वर्तमान अवस्था में कब आया, ये आया 9 नवंबर 2000 को। कैसे आया, उत्तराखंड यूपी से क्या हुआ, अपने 13 जिलों के साथ अलग हो गया। ठीक है। अब पहला जो यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया गया, 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। और इसी के दिन पे
एक जिला एक खेल उत्पाद भी शुरू किया गया। ठीक है ना। एक बार और ब्रीफ करता हूँ, ध्यान से समझेंगे। यूपी का गठन कैसे हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश राज के प्रारंभ में पहले ये अवध में और आगरा प्रेसिडेंटी में टूटा। ठीक है, अवध में क्या होता था, जो सहायक संधि के अधीन नवाब की हुकूमत चलती थी। इसमें क्या होता था, 1856 में डलहौजी ने कुप्रशासन के आरोप में ब्रिटिश में विलय कर दिया, और कुप्रशासन की रिपोर्ट कौन सा तैयार किया था, जेम्स आउडर्स किया था। ठीक है ना। और जो इसका आगरा प्रेसिडेंटी का प्रावधान था, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग आया। फिर इसका गठन कब हुआ, 1834 में हुआ। ये पहले क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था जो आगरा है। और इसको कब भैया हम 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाने, जहाँ जिसका मुख्यालय कहाँ पे हुआ, आगरा में हुआ। और फिर यही जो 1856 में डलहौजी के समय कुप्रशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, और उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ये दोनों मिलकर क्या बन गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं आगरा अवध बन गया। जैसे देखो यहाँ से आगरा और यहाँ से अवध, दोनों को जोड़ के क्या बना गया, उत्तर प्रदेश प्रांत आगरा एवं अवध, जो कि 1877 में हुआ। और आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत जो आया 1902 में आया। और उसके बाद तुमको जो संयुक्त प्रांत देखने को मिलता है कि 1 अप्रैल 1937 को। और यूपी जो तुमको देखने को मिल रहा है 24 जनवरी 1950 को। और यूपी का जो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। और यूपी अपने वर्तमान स्थिति में कब आया, 9 नवंबर 2000 को, जब यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया। और उत्तर प्रदेश का जो पहला स्थापना दिवस है 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। और इसी के समय पे एक जिला एक खेल योजना शुरू किया गया। ये भैया है थ्योरी बैच। थ्योरी बैच में बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। ठीक है ना। एक और चीज समझो यहाँ पे, राजधानी परिवर्तन कब हुआ। तो राजधानी पहले अवध थी, और फिर संयुक्त प्रांत या यूपी इसको बोल सकते हो। अवध में क्या थी, फैजाबाद थी, जो उसके पहले नवाब कौन थे, सादत खां थे। और जो लखनऊ था इसका कौन था, असफाउद्दौला था। ठीक है ना। अगर यही संयुक्त प्रांत की बात करें तो आगरा 1836 में, और इलाहाबाद कब 1858 में, और लखनऊ कब बना, आंशिकतः बना 1921 में, और पूर्णतः कब बन गया, 1935 में। ये सब क्या थे, उत्तर प्रदेश में राजधानी के जो परिवर्तन थे उसके संबंध में। पहले क्या हुआ, अवध और संयुक्त प्रांत में दो भाग में टूटा। अवध में कौन कौन से जिला इसके बने राजधानी के रूप में, फैजाबाद बना, लखनऊ बना। फैजाबाद में पहला नवाब जो था वो शहादत खां था, और जो लखनऊ में था वो कौन था, असफाउद्दौला था। और उसके बाद भैया जो आगरा था ये तुम्हारा 1836 में था। और यही जब इलाहाबाद आया तो 1858 में आया। और जब लखनऊ में आया तो 1921 में पार्शियल आया। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से आया। और जब यही तुम 1935 में जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णतः ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी बन चुका होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना कहानी समझ में आया होगा। अब एक चीज ये जानो, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था। जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था, सामान्यतः कौन था, अवध था। ठीक है ना। और दूसरा कौन था, हैदराबाद था। किसके अकॉर्डिंग में, बेलजली ने। बेलजली ने क्या किया था, स्वीकार किया था। इसके लिए एक ट्रिक है, हम तो आपसे भी सीधे हैं। हाँ से क्या हो जाएगा हैदराबाद, मौ से मैसूर, तो से तंजौर, और आज से क्या हो जाएगा अवध, जो कि 1801 में। अब प से क्या हो जाएगा पेशवा, और भी से क्या हो जाएगा भोसले, और सी से क्या हो जाएगा सिंधिया। ये सब क्या थे, हैदराबाद प्रेसिडेंसी के हिस्सा थे। ये जो क्या किए थे, संधि को स्वीकार करने वाले राज्य बने। ठीक है ना। अब समझो 1765 में सहायक संधि कब हुई, अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसमें अवध में कौन नवाब था, शुजाउद्दौला था। और जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, फिर इसने क्या की है, यहाँ सब अवध की सेना समाप्त कर दिया, कौन, शुजाउद्दौला ने। अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ले ली। अवध में अवध के नवाब के खर्च सुरक्षा है तो ब्रिटिश सेना तैनात कर दिया। ब्रिटिश ने क्या किया, अवध की सुरक्षा के लिए अपनी सेना वगैरह तैयार कर दिया, और जो अवध की जो सेना थी उसको समाप्त कर दिया। अब बोला कि प्रोटेक्शन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध को देगी। और यही जो तीनों शर्तें थी, यही बेलजली की भी सहायक संधि की शर्तें थी। ठीक है, जो बेलजली ने हैदराबाद को संधि स्वीकार किया तो तीनों शर्तें जो थी, जो कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और यही सारी संधियों में जो शर्त डाला बेलजली ने अपना हैदराबाद के संधि के अकॉर्डिंग डाला। क्या क्या डाला, अवध की सेना नहीं होगी, अवध की सेना को
पूरी तरीके से मुक्त किया जाता है और अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च हेतु अपने नवाब को ब्रिटिश सेना तैयार करेगी। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं भैया। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि राजभाषा है, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो कौन सा है? हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक है, अगर यूपी राजभाषा की बात करूं तो पहला क्या है? यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी है और 1989 के तहत जो सहायक भाषा है वो कौन सी है? उर्दू है, जो कि सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है ना। और जो कि राजभाषा की बात करते हैं तो आर्टिकल 345 के अकॉर्डिंग हम इन सब चीज़ों को लेते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूपी की राजभाषा की बात करते हैं तो 1947 में क्या हुआ? कार्यालय के रूप में इस्तेमाल हुआ। कार्यालय जो भाषा में यूज होने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ? 1947 में हिंदी का यूज़ करने लगे। और जो 1951 है, यूपी राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। और एक चीज़ और जान लो, जो 1968 है, सभी प्रकार के ऑफिशियल कार्यों में इसको अनिवार्य कर दिया गया। तो पहले क्या किया गया? 1947 में इसको कार्यालय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। 1951 में राजभाषा के रूप में इसको मान्य कर लिया गया 1951 के अधिनियम के तहत। और 1968 में क्या किया गया? सभी प्रकार के कार्यालय में हिंदी भाषा का ऑफिशियल यूज होने लगा। ठीक है ना। तो ये था भैया आपका यूपी जीके का परिचय। यूपी जीके का परिचय इसको हमने आपको 15 मिनट में बता दिया, लेकिन आप यही जब पेज लिखने बैठेंगे तो आपको 1 घंटा से 2 घंटा लगेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखिए, पूरी तरीके से नोट किस तरीके से डिजाइन की गई है। नोट की वैल्यू को समझिए और लेने के लिए भैया आप मैसेज करिए, इसको लीजिए। अगर आप अपने हाथ से बना सकते तो और अच्छी बात है, और नहीं बना सकते तो भाई आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ये बिना सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो 20 नंबर की कहानी है काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इस पर बहुत रिसर्च कर दिया बनाया गया, ऐसे नहीं है कि इसको कुछ भी वैसे मुंह उठा के बना दिया गया। नहीं नहीं भैया, इस पर इतना ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, इस पर मैं करीब 300 घंटे से ज़्यादा काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ की वैल्यू को समझिए। आपको तो बस 149 रुपये देना है और ये आपके हाथों में हो जाएगा। सोचिए हमको पूरा सीक्वेंस में कैसे बनाने में क्या समय लगा, कहाँ क्या चीज़ रखना है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का परिचय हमने 2 लेक्चर में देख लिया, अब उत्तर प्रदेश का जब मैपिंग शुरू करेंगे तब आप लोगों को और मज़ा आने वाला है। तो भाई अभी वीडियो इसलिए छोटा छोटा ले रहा हूँ ताकि बच्चे देखें और इसको शेयर करें। ठीक है, तो चलिए जिसको लेना हो मैसेज करके ले लेगा और बाकी शेयर करते रहिए। ठीक है, मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं 6307 48 11 56। थैंक यू।